Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe at home. Remember, we are doing economics, the chapter number 6, the new economic policy, the policy of LPG. We are discussing that topic, and the topic will be demonetization. Remember, demonetization is a part of financial sector reform. तो जो demonetization था वो financial sector reform के अंदर आता है, ठीक है। और बेसिकली जो demonetization था वो भारत के अंदर कब हुआ था? नवंबर 8, 2016। नवंबर 8, 2016 भारतीय इंडियन इकोनॉमी एक बड़ा डे था बेटे, एक बड़ा दिन इसे माना गया क्योंकि भारत ने नोटबंदी अपनाई, डिमोनेटाइजेशन अपनाया। जो 500 एंड 1000 के नोट्स थे उसे अपनी इकोनॉमी में बैन कर दिया गया। उससे जो लीगल टेंडर होता है या लीगल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लीगल अथॉरिटी जो होती है नोट के पास, या लीगल टेंडर होता है, वो उससे विड्रॉन कर लिया गया, यानी कि उससे छीन लिया गया एक तरह से, ठीक है। तो जब एक तरह से जब किसी भी मनी से जो लीगल टेंडर है वो छीन लिया जाता है बेटे, तो वो मनी के रूप में काम करना बंद कर देता है। उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसे एक्सेप्टेबल नहीं करते। दे आर विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, दे आर जस्ट अ पीस ऑफ अ पेपर, पीस ऑफ ए पेपर, कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाते हैं वो, ठीक है। मनी नहीं है क्योंकि उससे जो लीगल स्टेटस था, लीगल टेंडर था, गवर्नमेंट ने वो छीन लिया बेटे। तो ये था डिमोनेटाइजेशन जो भारत ने अपनाया था, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है कि ये एक पॉलिसी थी जो लीगल टेंडर जिससे में छीना गया नोट से बेटे, ठीक है। वंस द लीगल टेंडर इज विड्रॉन द एग्जिस्टिंग करेंसी आर रिड्यूस टू अ पीस ऑफ पेपर। तो पीस ऑफ पेपर यानी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं जब नोट से लीगल टेंडर छीन लिया जाता बेटे। देयर एक्सेप्टेंस इन द मार्केट इज नो लॉन्गर, अब उन्हें मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता बेटे। उनकी जो पावर होती है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज वो विड्रॉन हो जाती है, वो छीन ली जाती है बेटे, ठीक है। तो इसलिए इनसे यहाँ पर छीना गया था। नवंबर 8, 2016 को इंडिया ने बेटे डिमोनेटाइजेशन अपनाया, ठीक है। पीपल से रिक्वेस्ट की गई भाई कि आप 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स आप अपने ओल्ड करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, अपने 500 और 1000 के पुराने नोट से जो नए नोट है उनसे एक्सचेंज करा सकते हो बेटे। 2 महीने का टाइम लोगों को दिया गया था, ठीक है। अब बेसिक पर्पस क्या था बेटे डिमोनेटाइजेशन का? देखिए, पर्पस वही था भाई, जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है देश के अंदर, इलीगल एक्टिविटीज पे स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ जो ब्लैक मनी है लोगों की, उस ब्लैक मनी को एंड किया जाए, खत्म किया जाए। और साथ ही साथ जो टेररिज्म के लिए फंडिंग थी यहाँ से पाकिस्तान को जो जा रही थी टेररिज्म के लिए फंडिंग, उस टेररिज्म फंडिंग को रोका जाए बेटा। तो मेन 3 उद्देश्यों से ये हमने डिमोनेटाइजेशन किया था भाई, इलीगल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लोग जो करप्शन होता है, ब्राइब्स होता है, वो सब काम कर रहे हैं जो कि इलीगल होती है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए देश और टेररिज्म की फंडिंग को रोकने के लिए, ये थे इसके बेटे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या था, मेरिट्स, फायदे क्या थे बेटे। सबसे पहला मेरिट दे रखा है, इट हेल्प टू फाइंडिंग आउट द ब्लैक मनी। तो डिमोनेटाइजेशन से जो ब्लैक मनी थी बेटे, ठीक है, जो काला बाजारी या काले नोट जमा किए थे लोगों ने, ठीक है, जिसका कोई प्रूफ नहीं था उनके सामने, इलीगल तरीके से या 2 नंबर तरीके से कमाए हुए थे, ठीक है, उसे बाहर निकाला गया। सेकंड था रिडक्शन ऑफ ब्लैक मनी लीड्स टू श्रिंकेज ऑफ शैडो इकोनॉमी बेटे। अब ये शैडो इकोनॉमी क्या होती है जरा देख लीजिए। शैडो यानी तो पता ही है आपको, छाया जिसे हम कहते हैं, शैडो का मतलब होता है छाया। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बेटे। तो भारतीय इकोनॉमी में छाया, ग्रहण लग गया था एक तरह से। क्यों ग्रहण लग गया था बेटे? देखिए सबसे पहले शैडो इकोनॉमी होती क्या, ये देखिए, इकोनॉमी विद अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन। ऐसी इकोनॉमी जहां प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन आपने उसके डाटा गवर्नमेंट को नहीं दिए क्योंकि आपको टैक्स की चोरी करनी है, टैक्स बचाना है बेटे। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ इसके बेटे टैक्स इवेजन यानी कि चोरी, और टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होते हैं, उस देश को हम शैडो इकोनॉमी कहते हैं।
तो इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा था, प्रोडक्शन बहुत जगह होता था, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, लोग टैक्स ही नहीं भरते थे बेटे, इलीगल तरीके से माल की सप्लाई लाते थे, बनाते थे और बेच देते थे बेटे, रिकॉर्ड था ही नहीं हमारे पास, जिसके कारण टैक्स की चोरी होती थी बेटे। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ टैक्स की बहुत ज़्यादा चोरी होती है और जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज अनरिकॉर्डेड रहती है बेटे, उसे हम शैडो इकोनॉमी कहते हैं। तो भारतीय इकोनॉमी, ठीक है, जो ब्लैक मनी थी उसके कारण एक शैडो इकोनॉमी बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन होता तो था बट रिकॉर्ड नहीं था और लोग चोरी भी बहुत ज्यादा करते थे बेटे। तो ब्लैक मनी से जो शैडो इकोनॉमी का, ठीक है, दाग लगा हुआ था वो खत्म हो गया था बेटे, क्योंकि अब लोगों को अपने 500 और 1000 के नोटों का बेटे प्रूफ देना था। प्रूफ नहीं होगा तो वो इलीगल तरीके से प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे और टैक्स की चोर भी नहीं करेंगे। भाई जितना टैक्स उनका बनता था वो पे कर दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत कलेक्शन आया बैंकों के पास और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास भी। लोगों ने जो अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की हुई थी उसे डिस्क्लोज करके टैक्स पे करना बेहतर समझे बेटे। तो इन्होंने आगे क्या है कि व्हेन शैडो इकोनॉमी श्रिंक्स द टैक्स इवेजन इज रिड्यूस। तो जब हम शैडो इकोनॉमी को श्रिंक करते हैं, श्रिंक यानी कि सिकुड़ना या कम करना किसी चीज को, तो जब हमारी शैडो इकोनॉमी रिड्यूस होगी या श्रिंक होगी बेटे, तो इससे जो टैक्स इवेड हो रहे थे, टैक्स की चोरी हो रही थी, वो भी रुक जाएगी बेटे। फोर्थ है डीमोनेटाइजेशन कंपेल पीपल, कंपेल यानी कि मजबूर करना किसी को बेटे। तो डीमोनेटाइजेशन ने मजबूर किया लोगों को टू डिपॉजिट देयर डीमोनेटाइज नोट विद द बैंक, कि आप अपने 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा करें, जिससे कि जो बैंकों के पास फाइनेंशियल बेस था बेटे, बहुत सारा फाइनेंस आ गया ना, तो जो फाइनेंशियल बेस था बैंकों का वो काफी इंक्रीज हो गया। तो ये भी इसका एक फायदा था कि बैंकों के पास बहुत सारा रुपया आ गया था और अब बैंक इजीली लोन प्रोवाइड करा सकते थे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर फॉर द कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो बैंकों के पास फाइनेंस बहुत ज्यादा है, आपको पता है, सब लोगों ने बैंकों के पास रुपए जमा किए थे 500 और 1000 के, जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा मनी आई, जिससे कि वो इजीली लोन ग्रांट कर सकते थे बेटे। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑन फंडिंग ऑन टैरिफ। तो मैं ये तो बता ही चुका हूं भाई, टैरिफ की फंडिंग रोकने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन अपनाया गया था। और लास्ट पॉइंट है बेटे, ठीक है, हमने नरेंद्र मोदी जी ने भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का लक्ष्य रखा था बेटे, ये डिमोनेटाइजेशन भी शायद उसका एक पार्ट ही था। मोदी चाहते थे कि भारत डिजिटल इंडिया बने, यहाँ ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बेटे लोग कैश में ना करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया। उसी टाइम पर बेटे ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनका रुझान बहुत बढ़ गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। उससे पहले लोग बहुत कम यूज करते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था इन चीजों के बारे में। भाई लोग तो, इंडिया के जो लोग है बेटे, वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो रुपए कहीं बेटे डूब ना जाए, या फिर हमारे रुपए बेटे कोई खा ना जाए, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी से हमारे रुपए चोरी नहीं हो जाए। आजकल देखो इलीगल एक्टिविटी से बहुत ज्यादा रुपए लोगों के चुरा लिए जाते हैं या फिर काट लिए जाते हैं। भाई मैसेज आ गया आपके फोन पे, आपके रुपए कट गए, पता भी नहीं लगा, आपने कहीं जाके एटीएम से ट्रांजैक्शन की होगी, किसी ने रिकॉर्ड कर ली बेटे उसकी पिन और उसका नंबर, तो कर देते हैं फिर वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए भाई हम लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि भारत एक डिजिटल इंडिया बने और एक कैशलेस इकोनॉमी बने, जहां पर कैश बहुत कम है लेकिन रुपया बहुत ज्यादा बेटे, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी। कैश में ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं बट डिजिटली ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे बेटे। तो ये थी इसके प्रिंसिपल मेरिट्स, लाभ। अब डीमेरिट्स देखिए क्या क्या थे बेटे, डीमोनेटाइजेशन के नुकसान। सबसे पहले भारत एक अंडर डेवलप्ड नेशन था बेटे, भारत एक अंडर डेवलप्ड नेशन था जहां पर लोग बहुत ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं बेटे, ठीक है। सो विद डीमोनेटाइजेशन पीपल आर डेप्रीव्ड कैश इन हैंड, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के चलते भारतीयों के हाथों में कैश की कमी हो गई बेटे, ठीक है, कैश से वंचित हो गए वो। सो इट इम्पेयर्स देयर रूटीन ट्रांजैक्शन, इससे बेटे उनका जो रूटीन ट्रांजैक्शन था वो डिस्टर्ब हो गया। आपके पास रुपए ही नहीं होंगे तो आप रूटीन ट्रांजैक्शन कैसे कर पाओगे बेटे, ठीक है। सो डीमोनेटाइजेशन मेक्स अ सोशल चार्ज या सोशल अनरेस्ट। तो बेटे क्योंकि गरीब लोग ज्यादा है भारत के अंदर जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, तो डीमोनेटाइजेशन से बेटे गरीब लोगों की काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिससे कि एक अशांति होती है ना, समाज की अशांति थी, वो उत्पन्न हो गई बेटे लोगों के अंदर, ठीक है। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे, लोग चिड़चिड़े से होने लग गए भाई, ठीक है, क्योंकि कैश उनके पास था नहीं भाई, जो कैश था वो तो बैंक में जमा कराने पड़ रहे थे आपको 500 1000 के नोट। तो एक कैशलेस इकोनॉमी के कारण बेटे जो लोग थे वो चिड़चिड़े हो गए और समाज में अशांति छा गई,
सेकंड देखिए कैश क्रंच। कैश क्रंच आपको पता है, कैश की कमी हो जाना, लोगों के पास कैश का ना होना, लिक्विडिटी का कम होना बेटे। तो कैश क्रंच, जोल्ट, जोल्ट का मतलब होता है झटका लगना किसी चीज को बेटे। तो कैश क्रंच से प्रोडक्शन एक्टिविटी को झटका लगा बेटे, ठीक है। इन द शेडो इकोनॉमी अकॉर्डिंगली द जॉब आर लॉस्ट एंड पुअर पीपल आर फर्दर मार्जिनलाइज्ड बेटे। तो क्योंकि अब लोगों को अपना जो काला रुपया था उसे डिस्क्लोज करना था या उसे फेंकना था। अब बेटा रुपया तो इकोनॉमी से कम हुआ ना, अगर वो रुपया रहता तो मनी सप्लाई बढ़ी रहती, प्रोडक्शन बढ़ा रहता, इन्वेस्टमेंट बढ़ी रहती, लोगों को काम मिलता रहता। लेकिन अब लोगों को अपनी ब्लैक मनी को बेटे बोरों में, कट्टों में भर भर के पानी में फेंकना पड़ा, जिससे कि जो कैश था इकोनॉमी से वो बाहर हो गया, मनी सप्लाई गिर गई, प्रोडक्शन गिर गया, और लोगों के पास जो जॉब थी, जो बेचारे डेली वेजर्स थे, उनके हाथ में अब जॉब नहीं रही बेटे। और जो पुअर था वो और ज्यादा पुअर यानी और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड बन गया बेटे, मार्जिनलाइज्ड बन गया। थर्ड पॉइंट है जोल्ट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जोल्ट यानी अगेन झटका। तो बेटे प्रोडक्शन एक्टिविटी को झटका लगने से जो हमारी शेडो इकोनॉमी थी, ठीक है, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बड़ा झटका लगा बेटे। जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी यानी प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को काफी झटका लगा। लोगों ने अपनी कंजप्शन को कम करना शुरू कर दिया। क्यों बेटे, क्यों कम करना शुरू कर दिया? क्योंकि उनके पास काम धंधे वगैरह थे नहीं, क्योंकि बेटे जो बड़े लोग थे उन्हें अपना काला रुपया फेंकना पड़ा या काला रुपया बैंक में जमा कराना पड़ा, जिससे कि जो प्रोडक्शन था वो रुक गया बेटे कुछ समय के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन के रुकने से बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाया और उनके बेटे ये जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो रुक गई बेटे, ठीक है। जो इकोनॉमी थी, देश की इकोनॉमी, वो स्लो डाउन में चली गई। स्लो डाउन समझते हो ना बेटे, आउटपुट का घटना, जीडीपी का घटना, लोगों का बेरोजगार होना बेटे, डिफ्लेशन का आना, ठीक है। जीडीपी जब घटने लगती है तो वो स्लो डाउन इकोनॉमी कहलाते बेटे। तो डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो इंडियन इकोनॉमी पे उस समय तुरंत तो भाई ये इफेक्ट पड़ा कि सोशल अनरेस्ट आ गया। लोगों की शादी ब्याह थी उस टाइम में बेटे, सर्दियों के में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लोगों की शादी ब्याह में बेचारों को दिक्कत आनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम तो सोशल अनरेस्ट आया, लेकिन जो मेन इंपैक्ट था वो देखने को मिला 2 या 2.5 साल बाद, जब भारतीय इकोनॉमी स्लो डाउन होनी शुरू हो गई। क्योंकि जो रुपया वहां लगा हुआ था, ब्लैक मनी, मान लीजिए जैसा भी रुपया था, रुपया तो था एटलीस्ट, बट जब रुपया ही नहीं होगा तो लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, लोग खाएंगे कैसे? तो इकोनॉमी एक्टिविटी बेटे गिरेगी ही गिरेगी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी भारत की गिरनी शुरू हो गई, जिससे कि हम अभी भी रिकवर नहीं हो पाए। इंडिया इज येट टू रिकवर फ्रॉम दैट स्लो डाउन। आज भी हम उस स्लो डाउन से रिकवर नहीं हो पाए बेटे। फोर्थ पॉइंट है नियरली 90% ऑफ वर्कफोर्स इंडिया इज इन इनफॉर्मल सेक्टर। देखो, एक होता है फॉर्मल सेक्टर जहां लोगों को परमानेंट जॉब मिलते बेटे, लॉ का इंश्योरेंस कटता है, लॉ को बेटे पीएफ फंड मिलता है। तो जो लोग कंपनियों में फिक्स लेवल पर लगे हुए होते हैं, जिनको बेटे सारे सोशल बेनिफिट मिलते हैं, वो होते हैं फॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर होता है बेटे डेली वेजेस जो हो गए, जो डेली बेस पे काम कर रहे हैं या उनका नाम नहीं चढ़ाया हुआ, ठीक है, या फिर जिनका इंश्योरेंस नहीं कटता भाई, जो एक तरह से प्राइवेट जॉब में लगी हुई है, किसी भी दिन उन्हें हटाया जा सकता है बेटे, वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो भारत में ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर ही लगे होते हैं बेटे। तो सबसे ज्यादा खतरा इनफॉर्मल सेक्टर वालों को ही आता है। और अब ये जो लॉकडाउन आपका लगा बेटे, ठीक है, कोरोना काल जो लॉकडाउन लगा बेटे, उससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो इन्हीं लोगों का हुआ। गवर्नमेंट जॉब वाले कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेसमैन को कोई दिक्कत नहीं थी, जिनकी शॉप थी कोई दिक्कत नहीं थी बेटे। फंसे कौन? फंसे तो वही ना जो डेली वेजेस थे, जिनका डेली का काम था बेटे, वही फंसे। तो हर बार दिक्कत उन्हीं को ही आती है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी बेटे जो इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए लोग, तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, ठीक है। ये हाईली बेटे कैश डिपेंड होते हैं, क्योंकि डेली रूटीन पर काम करते हैं, डेली इन्हें कैश मिलता है और डेली इनका खर्चा चलता है बेटे। तो ये लोग भी बेचारे बेरोजगार हो गए, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई बेटे। जो इन्वेस्टमेंट की इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रेरणा, जो प्रेरणा आपको मिलती है इन्वेस्ट करने की, वो आपकी हर्ट हुई थी, जिससे कई लोगों का काम छूटा बेटे। और ठीक है, काफी बड़ा ले ऑफ आया बेटे। और जो डेली वेजर्स थे उन्हें डिमोनेटाइजेशन के पहले दिन से अपनी जॉब खोनी पड़ी और बेटे रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा। ये भी इसका एक बैड इंपैक्ट था। फिफ्थ है एक्सचेंज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। करेंसी के कारण बेटे लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और लोगों को लगता था ये हो क्या रहा है, हमें अपने ही रुपए के लिए इतनी स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही है, इतनी बेटे फाइट लड़नी पड़ रही है, लाइनों में लगना पड़ रहा है बेटे, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है बेटे लोगों से। तो इससे भी जो इंड्यूसमेंट टू लो इन्वेस्ट था बेटे वो हर्ट होना शुरू हो गया। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं भाई डिमोनेटाइजेशन के हमें फायदे भी थे और नुकसान भी थे बेटे, ठीक है। नुकसान इसके हमें तुरंत भी देखने को मिले, सोशल अनरेस्ट आया और उसके जो
बैड इम्पैक्ट है वो आज तक हम झेल रहे हैं। आज भी इंडियन इकोनॉमी में बेटे स्लो डाउन आया हुआ है, ठीक है। 2016 के बाद बेटे, ठीक है, 2, 2.5, 3 साल बाद भी इंडियन इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन में चल रही है, इसके बैड इम्पैक्ट है। ओके, ठीक। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटे ये एक बड़ा फिस्कल रिफॉर्म था, फिस्कल, ठीक है। अभी अभी जो हमने डिमोनेटाइजेशन पढ़ा वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था, और ये जो जीएसटी है फिस्कल रिफॉर्म। बेटे फिस्कल रिफॉर्म आपको पता ही है, फिस्कल पॉलिसी, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की रिवेन्यू का पार्ट होता है, तो रिवेन्यू का पार्ट होने का ये फिस्कल रिफॉर्म था बेटे, एक बड़ा फिस्कल रिफॉर्म था। आपको पता ही है जीएसटी कब अप्लाई हुआ था बेटे, 1 जुलाई 2017 से भारत में, पूरे भारत में बेटे अप्लाई कर दिया गया था जीएसटी। आपको पता ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटे ये एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स इन्होंने बना दिया बेटे। पहले जो भारत में टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया का वो काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसे समझना काफी मुश्किल होता है बेटे, ठीक है। इसमें वैट था, वैल्यू एडिशन टैक्स, सेल टैक्स इसमें होता था, कस्टम ड्यूटी इसमें होती थी बेटे। तो अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप ऑफ टैक्स लगते थे, ठीक है। इससे लोग कंफ्यूज ही रहते थे कब कौन सा टैक्स लग जाए। टैक्स पर भी टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं बेटे, यानी टैक्स पर भी टैक्स लगना। तो कास्केडिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखा जाता था टैक्स स्ट्रक्चर में बेटे। तो टैक्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते ही जो लोग होते थे बेटे वो टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा करने लग गए थे। तो इस चोरी को रोकने के लिए और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटे जीएसटी लाया गया, और जीएसटी का स्लोगन ही यही था कि 1 टैक्स, 1 मार्केट एंड 1 नेशन। तो बेटे ये स्लोगन लेके इन्होंने जीएसटी को अपनाया, एक टैक्स है, एक मार्केट है और एक ही देश है। पूरे भारत में सिंप्लीफाई कर दिया, पूरे भारत में अब जीएसटी लगेगा, ठीक है, जीएसटी लागू होगा बेटे। तो ये था आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सभी इंडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके बनाया गया था बेटे, ठीक है। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर के लिए सभी राज्यों में समान टैक्स लगे बेटे, समान रेट से टैक्स लगे, इसलिए इसका मेन उद्देश्य था। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बेटे जीएसटी को इसीलिए अप्लाई किया गया कि भाई गवर्नमेंट को लग रहा था कि इससे हमें एडिशनल ज्यादा टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा बेटे, और इससे जो टैक्स की चोरी है लोग उसे भी करना कम कर देंगे। ये चीजें मानकर बेटे गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया था। देखिए द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने दिख ही रहा है बेटे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यानी जीएसटी को अलग अलग कैटेगरी में बेटे बांटा गया है, ठीक है। ईच कैटेगरी ऑफ गुड्स कैरी ऑन ए स्पेसिफिक रेट, हर कैटेगरी की बेटे एक स्पेसिफिक रेट है। एज देयर इज अ कैटेगरी ऑफ गुड्स व्हिच इज टैक्स एग्जैम्प्ट इज वेल। तो कई गुड्स ऐसे बेटे जिसपे जो टैक्स है वो पूरी तरह से एग्जैम्प्ट है, ठीक है, टैक्स फ्री है। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। देखिए सैनिटरी नैपकिन्स, मिल्क जो होता है बेटे, ठीक है, दूध जिसे हम कहते हैं, फ्रेश फ्रूट एंड जो वेजिटेबल्स है उस पर कोई टैक्स आपका नहीं लगता, फ्री था बेटे, वो टैक्स फ्री था। कॉफी हो गई, टी हो गया, स्पाइसेस हो गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए बेटे, इस पे 5% टैक्स आपका लगता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 5% था। बटर हो गया, फ्रोजन हो गया, मीट हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, मेडिसिन हो गई, इन पर 12% आपकी जीएसटी लगती है बेटे। पास्ता हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इस पर 18% आपकी लगती थी। ऑटोमोबाइल हो गया, डिश वाटर्स हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ जो जिसे हम कहते हैं बेटे वेंडिंग मशीन हो गई, इन सब पर आपका 28% टैक्स लगता था। तो ये था आपका ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलग अलग रेट को डिसाइड किया गया जीएसटी के अंदर बेटे, उस अलग अलग रेट से फिर टैक्स चार्ज किए गए। अब कुछ फीचर्स बताए हुए हैं आपको जीएसटी के कि क्या क्या टिपिकल फीचर्स थे इसके बेटे। देखिए जीएसटी इज लेवाइड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन बेटे। तो जिस भी स्टेज पर गुड्स में वैल्यू एडिशन होगा उस स्टेज पर आपकी जीएसटी लग जाएगी बेटे। देखो आपने परचेस करते समय भी टैक्स पे किया होगा और सेल करते समय आप टैक्स को वसूल करोगे बेटे। आपने जिसको सेल किया वो भी आगे सेल करेगा, तो वैल्यू एडिशन जहां होता चला जाएगा बेटे वहां जीएसटी लगती चली जाएगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पर जीएसटी आपकी लगती चली जाएगी। सेकंड है जीएसटी इज फोकस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स बेटे। जीएसटी का फोकस हमेशा सप्लाई पर होता है, ठीक है। तो जहां भी गुड्स की सप्लाई होगी वहीं पर ही आपका जीएसटी लग जाएगा। आपने जितना पे किया है और आप जितना ले रहे हो बेटे, ठीक है, उसके डिफरेंस को देख लेंगे और बाकी जो बचता है वो आपको क्या करना पड़ेगा,
ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बेटे, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे कहते हैं उस तरह से। तो ये सप्लाई पर फोकस करता है और जहां भी गुड्स की सप्लाई होगी वहां आपकी जीएसटी लगेगी बेटे। टैक्स है जीएसटी इज पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट इज अलाउड, ठीक है। जो जीएसटी होता है बेटे वो प्रोड्यूसर पे करता है, ठीक है, यानी कि परचेस करते समय वो टैक्स पे करता है बेटे, सेल करते समय वो टैक्स वसूल करता है। तो परचेस करते समय उसने जितना भी टैक्स पे किया है बेटे वो उसे इनपुट क्रेडिट के रूप में मिल जाता है बेटे, ठीक है। तो उसके ऊपर एडिशनल एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जीएसटी इज पेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट इज अलाउड टू बी एडजस्टेबल बाय प्रोड्यूसर इन देयर पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसेड टू द गवर्नमेंट बेटे। तो उन्हें क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है, परचेज के समय वो पे करता है ना, उसका जितना भी क्रेडिट होता है वो उन्हें मिल जाता है। मेरिट्स देखिए अब जीएसटी के फायदे क्या क्या थे। सबसे पहली मेरिट्स है इट इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, कि भाई जीएसटी ने जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था बेटे, जो कर ढांचा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जिस स्ट्रक्चर को तैयार कर रही थी बेटे उस टैक्स स्ट्रक्चर को काफी सिंप्लीफाई इसने कर दिया बेटे, ठीक है। इट इज अ वन टैक्स फॉर ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, सभी इनडायरेक्ट सभी अप्रत्यक्ष टैक्स के लिए ये केवल वन टैक्स लागू किया गया जो कि पूरे देश में समान रूप से यूनिफाइड सिस्टम से अप्लाइड किया गया बेटे। सभी राज्यों में सेम है, सभी, ठीक है, जगह पर सेम है। इंडिया की कोई सी जगह आप देखोगे सब जगह पर ये सेम आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंस द रिफंड ऑफ जीएसटी ऑन इनपुट इज अवेलेबल, तो भाई जीएसटी का जो इनपुट होता है वो रिफंड मिल जाता है प्रोड्यूसर को, उसने जो एक्स्ट्रा पे किया होता है, ठीक है। सो दे बाय इनपुट फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर, तो इसीलिए बेटे क्रेडिट लेने के लिए, अब ये भी देखिए जो सप्लायर है वो जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए केवल रजिस्टर्ड सप्लायर से ही प्रोडक्ट खरीदेगा बेटे, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर से, क्योंकि अगर उसे जीएसटी का क्रेडिट नहीं लेना होगा तो वो अनरजिस्टर्ड से लेगा, अनरजिस्टर्ड से लेगा तो उसे जीएसटी का जो रिटर्न मिलता है वो उसे नहीं मिल पाएगा और उसे नुकसान होगा बेटे। तो इसीलिए जो सेलर है या सप्लायर वो एनकरेज होते हैं कि केवल रजिस्टर्ड सप्लायर से ही हम प्रोडक्ट परचेस करें, भाई केवल रजिस्टर्ड सप्लायर से प्रोडक्ट को हम परचेस करें, ठीक है। तो इससे एंकरेज होते हैं लोग, जो ब्लैक मनी होते हैं उसमें कमी आएगी बेटे, टैक्स इवेजन में भी कमी आएगी, टैक्स की चोरी कम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें इनपुट क्रेडिट लेना होगा तो वो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही परचेस करेंगे, कोई इलीगल सप्लायर से जिसका जीएसटी नंबर है ही नहीं उससे परचेस नहीं करेंगे बेटे, ठीक है। आगे being a uniform tax across all part of a country, GST has enhanced the size of market for the domestic producer बेटे, क्योंकि जो GST वो पूरे देश में समान रूप से अप्लाई है तो इससे बेटे जो प्रोड्यूसर्स है उसमें भी इंक्रीज होगा, उनके लिए भी मार्केट इंक्रीज हो जाएगी बेटे, यानी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बढ़ेंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बढ़ेंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा बेटे। लास्ट है जीएसटी हैज रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू एज देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस बेटे। पहले तो काला बाजारी बहुत होती थी, अब ट्रांसपेरेंसी आई, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता बेटे, पारदर्शिता का आना, तो ट्रांसपेरेंसी आई देश के अंदर जिससे बेटे लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए और अपना टैक्स टाइम पर पे कर पाए और बेटे, ठीक है, और गवर्नमेंट को ज्यादा रिवेन्यू कलेक्शन हो पाया बेटे, क्योंकि मैंने बताया ना अगर आपको इनपुट क्रेडिट लेना है तो आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करना ही पड़ेगा। और अब जीएसटी में बेटे टैक्स की चोरी करने का तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि जीएसटी नंबर आपके पास है, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है बेटे, तो बहुत कम चांस है चोरी करने के, करने वाले तो अब भी कर जाएंगे भाई टैक्स की चोरी किसी ना किसी तरह से, बट ये है कि पहले की बजाय काफी कम चांस है अब चोरी करने के, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा बेटे, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आएगी देश के अंदर, ठीक है, लोगों को पता होगा भाई क्या चल रहा है देश के अंदर, वरना पहले तो अंदर ही अंदर घोटाले हो जाते थे, पता भी नहीं लग पाता था बेटे, ठीक है। तो ये थे इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स और देख लेते हैं बेटे इस टॉपिक में, ठीक है। डीमेरिट्स में भाई जीएसटी यट नॉट कवर ऑल प्रोडक्शन इन द कंट्री, जीएसटी बेटे सबसे बड़ी बात जीएसटी में इन्होंने सभी गुड्स नहीं डाले, ठीक है, कई गुड्स जिसमें पहले जो टैक्स लगता था आज भी वही लगता है, जैसे कि लिकर, शराब वगैरह, दारू वगैरह, पहले भी 55% टैक्स लगता था, आज भी। जीएसटी में तो इन्होंने शराब या दारू को लिया ही नहीं, क्योंकि जीएसटी में मैक्सिमम रेट आपने देखा ओनली 28% है, 28% मैक्सिमम रेट है बेटे। अगर लिकर, दारू, शराब पे अगर 28% लगे तो ये बहुत सस्ती हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी बेटे। जो 100 रुपए की आपकी बियर या पौवा जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, वो 60 या 65 रुपए में आना शुरू हो जाएगा, और बेटे ये चीजें सस्ती होंगी तो लोग फिर कहाँ जाएंगे, आप सोच के देखो ना, कितना ज्यादा मतलब दारू पियेंगे, कितना ज्यादा फिर अड़ंगा खड़ा करेंगे भाई फैमिली के अंदर। तो इसीलिए इन्होंने दारू जो हो गई उसके ऊपर ये जीएसटी अप्लाई ही नहीं किया। जीएसटी अप्लाई हो जाती दारू पर तो केवल 28% टैक्स लगता, जबकि जो दारू और शराब है उस पर गवर्नमेंट 55% टैक्स वसूल करती है बेटे। आपने लॉकडाउन में भी
आपने लॉकडाउन में बेटे देखा होगा, सबसे पहले शराब की दुकानें खोली हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों? शराब से कमाई बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की। 55% रेवेन्यू, शराब जो 100 रुपए की बोतल बन रही है बेटे, उसमें 30 रुपए बनावट की लगे, यानी कॉस्ट उसकी केवल 30 रुपए बेटे। गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल किया हुआ है, 50-55% तो टैक्स ही है बेटे। तो जो 30 रुपए का माल बना वो 100 रुपए का बिक रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को कम से कम 60 या ठीक है 55 रुपए मान लीजिए, 55 रुपीज़ गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, 30 उसकी कॉस्ट लगी, 15 रुपए प्रोड्यूसर को मिल रहे हैं बेटे। तो फायदा है सबका, पीने वालों का भी, बनाने वाले का भी, और गवर्नमेंट का तो है ही। तो कहने का मतलब बेटे सभी गुड्स इन्होंने जीएसटी के अंदर नहीं कवर किए, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेशन, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गए, डीजल प्रोडक्ट्स आ गए बेटे, दे आर आउट ऑफ जीएसटी। पेट्रोल पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है बेटे। इंडिया से जो पेट्रोल नेपाल या श्रीलंका में जाता है वो सस्ते में बिकता है, और इंडिया में बहुत महंगा बिकता है। क्यों? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल चले। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल इंडिया के अंदर चलेंगे बेटे तो एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा, पोल्यूशन कहाँ जाएगा, कितना ज़्यादा पोल्यूशन खिंडाते हैं बेटे ये डीजल के और पेट्रोल के वाहन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैक्स लगा रखा है पेट्रोल पे कि वही पेट्रोल महंगा होता चला जाए, ताकि लोग कम से कम अपने सेल्फ व्हीकल का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया या बस हो गया उनका यूज़ करें। सेकेंड पॉइंट है द रेट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज स्टिल नॉट फाइनली सेटल्ड। जो रेट है बेटे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की, ये सेटल ही नहीं है। कभी गवर्नमेंट इनको बेटे 5% में डाल देती है, कभी 12% में डाल देती है, कभी 28% में डाल देती है। अब मोबाइल फोन का एग्जाम्पल आप ले लीजिए बेटे, मार्च से पहले मोबाइल फोन पर 12% जीएसटी कटती थी बेटे, मार्च के बाद 18% हो गई, तभी तो अचानक मार्च के बाद मोबाइल फोन के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए बेटे। और रेट बढ़ने के बाद भी इतने ज़्यादा बिकी हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो सबको फ़ोन की जरूरत होती है बेटे, खूब फोन बिके हैं, खूब इन ठीक है। ये जो लॉकडाउन लगा बेटे इनमें खूब फोन बिके और खूब चाइना को आप लोगों ने प्रॉफिट पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कोई नहीं, वो मजबूरी है आप लोगों की। तो कहने का मतलब बेटे कि अभी भी कौन सा प्रोडक्ट किस रेट के अंदर कवर होगा ये अभी भी सेटल नहीं है। गवर्नमेंट अपने मन चाहे तरीके से कभी भी इसे चेंज कर देते बेटे। सो दिस अनसर्टेनिटी हैम्पर्स द डिसीजन मेकिंग। तो ये बेटे अनसर्टेनिटी डिसीजन लेने में फिर काफ़ी दिक्कतें पैदा करते, एक प्रॉपर डिसीजन आप नहीं ले पाते बेटे। तो ये था आपका जीएसटी, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और ये सारे काम बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।